हेलो स्टूडेंट्स, आज कैपिटल बजटिंग में हम आगे सीखेंगे। अभी तक जितना भी आप कैपिटल बजटिंग में समझ चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में, वो क्या क्या है नाम सुनो। जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, उससे आगे की बात सीखेंगे आज। नहीं किया है, ज़रूरी है कि पहले पुराने टॉपिक्स को ढंग से कवर करो। वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जा रहा है। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होता है, और अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस में भी होता है। कॉमन टॉपिक है, बीकॉम में भी होता है, एमकॉम में भी होता है, एमबीए में भी होता है, सीए में भी होता है, सब में होता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सीधे बीच में से जंप नहीं करना है, स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखो एक एक करके। और जैसे आज का जो टॉपिक सिखाऊंगा है तो वो अलग, सीख तो जाओगे, लेकिन पूरा चैप्टर सीखना है तो सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा। क्लियर? तो कैपिटल बजटिंग में आपको पहले लेक्चर में समझाया गया होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, कौन करता है। क्लियर? अच्छा, दूसरे लेक्चर में आपको समझाया गया कि इसके मेथड्स जो भी होते हैं, पेबैक पीरियड मेथड बताया मैंने, और रेट ऑफ रिटर्न मेथड बताया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू मेथड बताया, अर्जेंसी मेथड बताया। लेकिन मेथड्स के पहले मेथड पेबैक पीरियड मेथड के सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा चुका हूँ, उसके अंदर की जो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं वो सब सिखा चुका हूँ। आगे की बात करेंगे आज, ठीक है? सेकंड मेथड की बात करेंगे। पहला वाला सीखना है, पहले वाले लेक्चर को देखो। कैपिटल बजटिंग पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, राइट? पार्ट 3 है ये। क्लियर? तो पार्ट 3 और मेथड सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमको सीखना है। पेबैक पीरियड में हम ध्यान रखते थे कि मशीन की कॉस्ट कितने टाइम में कवर हो रही है, उस मशीन को खरीदने से होने वाले प्रॉफिट से उसकी कॉस्ट कितने टाइम में कवर हो रही है, ये हमने सीखा था। और कॉस्ट कवर करने के बाद के प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं हमने सीखा था। उस बेस पे डिसीजन डिफरेंट मशीन्स के अवेलेबल ऑप्शंस में से किसको आप प्रेफर करोगे खरीदने के लिए, ये कैसे हम करते हैं, ये हमने सीखा था। आज हम बात करेंगे स्पेशली द मेथड नंबर सेकंड। बट कैपिटल बजटिंग है ही है, ये चैप्टर नहीं बदला है, टॉपिक वही है, कैपिटल बजटिंग। इट इज कैपिटल बजटिंग पार्ट 3 और मेथड हमारा इसमें होगा रेट ऑफ रिटर्न मेथड। रेट ऑफ रिटर्न मेथड बहुत ढंग से समझना है, जैसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है। रेट ऑफ रिटर्न माने जो अर्निंग कितनी होगी आपकी इन्वेस्टमेंट से आपकी। क्लियर? इसमें अर्निंग को ध्यान में दिया जाएगा कि कैसे हम अर्निंग की रेट कैलकुलेट करेंगे, ये सीखा जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न, अर्निंग का रेट। काय की अर्निंग, किस पे अर्निंग? जो इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, या फिर मशीन या एसेट खरीदने में इन्वेस्ट किया, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है? तो इसमें हम लोग दो चीजें सीखते हैं। एक तो होता है ROI के नाम से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI के नाम से होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसको हम बोलते हैं ARR। राइट? फुल फॉर्म लिख दिए, आगे शॉर्ट फॉर्म में ही हम इसको नोट करेंगे, बोलेंगे फुल। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेट एंड टैक्स, फिर इसके बाद इनटू 100 अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट, NI माने नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट को NI हम पेबैक पीरियड में भी बोलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम नेट इन्वेस्टमेंट ही बोल रहे हैं, यही रहेगा। काय का फॉर्मूला है? ROI फाइंड करने का। ठीक है जी? बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न
अब इसको मैं इस फॉर्मूले को, इस नाम को शॉर्ट में लिखूंगा, राइट। शॉर्ट में कैसे, एवरेज एनुअल इनकम, एवरेज एनुअल इनकम वही रहेगा आफ्टर डेप एंड टैक्स, आफ्टर डेप एंड टैक्स इनटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात और कि इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम एवरेज एनुअल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, कैसे सवाल में पता चलेगा कि एवरेज एनुअल इनकम दे रखी है या फिर हमें फाइंड करनी है। अगर या तो सवाल में ये डायरेक्ट दे रखी होगी एवरेज एनुअल इनकम, है ना, और या फिर आपको फाइंड करनी होगी। फाइंड कब करनी होगी, जैसे एनुअल कैश फ्लो दे रखा है आपको, तो एवरेज एनुअल इनकम फाइंड करनी है। एनुअल कैश फ्लो क्या होता है, इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट, ठीक है, याद है ना। देखो ये क्या लिखा है, इनकम आफ्टर डेट एंड टैक्स, उसमें क्या था, इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेट, मतलब टैक्स के बाद में, डेप से पहले, और ये क्या है, टैक्स और डेप दोनों के बाद में। तो मतलब उसमें से क्या नहीं घटी हुई है, डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं उसमें डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो आ जाएगा ये, राइट। चलो लिख के भी समझा देते हैं। एसीएफ क्या होती है, इनकम आफ्टर डेप बट बिफोर डेप, इनकम आफ्टर टैक्स। देखिए ये हो जाता है, इसीलिए लिख के समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट। तो और ये क्या है, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स, मतलब दोनों घटे हुए होने चाहिए, है ना। तो एवरेज एनुअल इनकम ये इसमें से, एसीएफ में से डेप्रिसिएशन घटाने के बाद आएगी, ठीक है। क्योंकि एसीएफ क्या होता है, टैक्स के तो बाद होता है लेकिन डेप से पहले होता है। हमें क्या चाहिए, टैक्स के भी बाद चाहिए और डेप के भी बाद चाहिए। तो मैं डेप लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा एवरेज एनुअल इनकम, सही है ना। और देखो ध्यान से, अगर मुझे ये फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँगा, या फिर सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, फिर टैक्स माइनस कर दूंगा, बस। क्लियर। एसीएफ निकालते थे तो इतने काम के बाद डेप ऐड करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर कहानी यही हो जाएगी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वही रहने वाला है जो हमने पेबैक पीरियड मेथड में सीखा था, है ना। पेबैक पीरियड में डेप्रिसिएशन का मेथड फॉर्मूला सीखा था ना, वही रहेगा। क्या, कॉस्ट प्लस स्क्रैप, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस या इनवर्ड एक्सपेंस माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ईयर्स में ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली ईयर्स में ही होगी, है ना जी। अच्छा ये खेल और है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में मुझे ऊपर का तो ये सामान सेम है लेकिन नीचे एवरेज इन्वेस्टमेंट है, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा। इसका फॉर्मूला अलग होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस मशीन की स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सवाल में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल दे रखी है। क्या दे रखी है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज गिवन, तो हमारा फॉर्मूला देखिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या बन जाएगा, सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट का बनेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा,
एवरेज इन्वेस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, NI प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। दोबारा सुन लीजिए, जब एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्या मतलब है, आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्शन के लिए, वो तो ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जब मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो आपको मिलेगी, वो भी ठीक है, NI प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। लेकिन एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, उसका मतलब है इस इन्वेस्टमेंट के अलावा प्रोडक्शन करते समय भी कुछ ऐसे मटेरियल हमें चाहिएंगे या कुछ ऐसे छोटे इन्वेस्टमेंट हमें करने होंगे जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होंगे। तो हम ये मानते हैं कि वो हमारी वर्किंग कैपिटल का और इन्वेस्टमेंट होगा प्रोडक्शन करते समय, तो उसको भी हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते समय जोड़ना होगा, लेकिन केवल तब जब क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो नहीं, यही ऊपर के फॉर्मूले से काम हो जाएगा। तो गाइस ठीक है जी, और सुनो, ये हो गई कहानी। क्वेश्चन में आपसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा, ये फॉर्मूला लगेगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा, ये फॉर्मूला लगेगा, और कई बार वो ये नहीं कहता कि ROI निकालो या ARR निकालो, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, बस आपसे वो कह देता है कि रेट ऑफ रिटर्न निकालो, सिंपल, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। तो जब भी केवल इतना लिखा हो तो उसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फिर ये वाला फॉर्मूला आगे निकालेंगे। अच्छा, सवाल कैसा होगा, मशीन X है जिसकी नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है और नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है और इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स इतनी है। मशीन B है जिसकी नेट इन्वेस्टमेंट और इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स दे रखी है। मशीन C की भी दे रखी है। तो तीनों के लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो गया, और जिसकी ज़्यादा होगी उसको आप प्रेफर कर दोगे कि खरीद लो, कोई समस्या नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, इन टर्म्स ऑफ फिजिक नहीं कि दिख कैसी रही है, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कि उसके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। क्लियर, तो रिटर्न में ब्यूटीफुल है, तो आप उसको रैंक दे दोगे कि इसको पहले खरीदो नंबर 1 पे, इसको दूसरे नंबर पर रखो, इसको तीसरे नंबर पर। एक सवाल कर लेते हैं कल, ठीक है। तो सवाल में जानकारी क्या है, सवाल की जानकारी ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है 2 प्रोजेक्ट्स की, राइट। फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट हैं जिनकी डिटेल दे रखी है, दोनों प्रोजेक्ट की डिटेल दे रखी है साहब, प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B। अब देखो डिटेल इनकी, डिटेल में क्या दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम से दे देगा या नेट इन्वेस्टमेंट के नाम से दे देगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट, बात दो ही है, मतलब एक ही है। ₹4 लाख इसका दे रखा है और इसका दे रखा है 10 लाख रुपीज। ठीक है, फिर इसके बाद लाइफ दे रखी है कितनी, 8 साल इसकी, 10 साल इसकी। फिर इसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स दे रखी है, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स 80,000 इसकी और 1,50,000 इसकी, है ना। आपसे कहा ROI निकालो, ARR निकालो, कैलकुलेट ROI एंड ARR, और बताओ विच प्रोजेक्ट इज बेटर, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है ये बताना, ठीक है। अब इसमें तो स्पेसिफाई कर दिया ROI निकालो, ARR निकालो, नहीं कहता, केवल कहता रेट ऑफ रिटर्न निकालो, तो उसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, नेट इन्वेस्टमेंट है, लाइफ है, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स है। अब हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं एवरेज एनुअल
इनकम, राइट? क्या लिख रहे हैं? एवरेज एनुअल इनकम। लेकिन यहाँ लिखा है एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स, तो दोनों चीज़ें सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना? एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स या फिर एवरेज एनुअल इनकम, दोनों चीज़ें सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना। तो मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट है, एवरेज एनुअल इनकम है और लाइफ है। अब मैं क्या करूँगा? ROI निकालूंगा। अब मेरे को ये सब नीचे से रफ करना पड़ेगा इसके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? ध्यान से देखना। फुल फॉर्म बता दी हमने आपको, आपने नोट की होगी साथ के साथ। तो ROI ए प्रोजेक्ट की निकालूंगा मैं। एवरेज एनुअल इनकम मेरी ए प्रोजेक्ट की कितनी है? अच्छा, ACF आपके हैं ये, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स को हम लोग ACF मानते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना। एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स का मतलब होता है ACF, राइट? क्योंकि ऑपरेटिंग सेविंग्स का मतलब होता है इनकम आफ्टर डेप, इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप, ये ध्यान रखना। तो मेरी एवरेज एनुअल इनकम कब आएगी? जब मैं उसमें से डेप लेस कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको। ACF में से क्या लेस करना है मुझे? डेप। ACF मेरा कितना है? ये 80,000। इसमें से मुझे क्या लेस करना है? डेप्रिसिएशन। डेप कैसे आएगी? देखो, डेप्रिसिएशन प्रोजेक्ट ए की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? ये लिखा हुआ है, कॉस्ट में इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जोड़ना है, स्क्रैप वैल्यू बढ़ाना है, लाइफ से डिवाइड करना है ना? तो कॉस्ट कितनी है यहाँ पर मेरी? 4 लाख रुपए की प्रोजेक्ट ए की। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है? 0। स्क्रैप वैल्यू कितनी मिली? 0। लाइफ कितनी है? 8 साल। डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 50,000। ये काहे की आई डेप्रिसिएशन? ए प्रोजेक्ट की। दोबारा सुन लो, कॉस्ट कितनी है? 4 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू, सॉरी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस सवाल में दिया नहीं है तो 0 लिख दिया। स्क्रैप वैल्यू सवाल में दिया नहीं है तो भी 0 लिख दिया, ठीक है? कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड लाइफ, ठीक है? तो 4 लाख प्लस 0 माइनस 0 डिवाइड 8, दैट इज 50,000 डेप्रिसिएशन फॉर ए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है? बी टाइप की निकालते हैं डेप्रिसिएशन बी की। कॉस्ट कितनी है बी की? 10 लाख। और उसकी वो कितनी है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया नहीं है सवाल में। और वो कितना दिया? स्क्रैप वो भी नहीं दिया। लाइफ कितनी है? 10। तो कितनी आ जाएगी? 1 लाख रुपए, ठीक है? 1 लाख रुपए। तो एवरेज एनुअल इनकम मुझे निकालनी है, ए प्रोजेक्ट की निकालता हूँ। ACF में से डेप घटाता हूँ। डेप कितनी आएगी? 50,000। कितना आ गया ये? 30,000। प्रोजेक्ट बी की निकालता हूँ। एवरेज एनुअल सॉरी ACF कितना दिया है? 1,50,000। डेप्रिसिएशन कितनी आई? 1 लाख। कितना आया ये? 50,000। तो अभी ये तो मेरा फाइंड हो जाएगा। एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स कितनी आ गई मेरी? 30,000 फॉर प्रोजेक्ट ए इंटू 100 अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट ए का? 4 लाख रुपीज। 7.5। इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो 7.5%। और प्रोजेक्ट बी के लिए निकालो ये ROI बी। तो इसमें मेरा एवरेज एनुअल इनकम कितना निकाला मैंने? 50,000 इंटू 100 अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट मेरा प्रोजेक्ट बी का 10 लाख 10 लाख रुपीज। 50%। तो दैट इज 5%, ठीक है? अब अगर मेरे को रैंक देनी है इसको इस बेसिस पे, तो मैं कौन सी को दूंगा? इसको दूंगा। इसका ROI ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक, इसकी सेकंड रैंक। क्लियर? ठीक है? अभी देखो दूसरा सॉल्यूशन, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का सॉल्यूशन। ये बीच में हम पन्ना बदल देते हैं अपना, ठीक है? एवरेज एनुअल इनकम। अब मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसके लिए मेरा फॉर्मूला है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप एंड टैक्स। एवरेज एनुअल इनकम तो मैंने निकाल ली पूरी दोनों की, एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा फॉर्मूला
मैंने अभी नोट कराया था थोड़ी देर पहले आपको, वही काम करेगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट NI प्लस स्क्रैप अपॉन 2। तो ए का देखो NI कितनी है 4 लाख रुपीज, स्क्रैप कितना है 0 अपॉन 2 कितना आया 2 लाख रुपीज। बी प्रोजेक्ट का देखो नेट इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख रुपीज, स्क्रैप कितना है 0 अपॉन 2 कितना आया 5 लाख रुपीज। इज दैट ओके? ठीक है ना, क्लियर? फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ए प्रोजेक्ट की निकालते हैं। एवरेज एनुअल इनकम ए प्रोजेक्ट की कितनी आई थी आपकी 30,000 इंटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट ए प्रोजेक्ट का कितना आया है 2 लाख। तो ये आपका जो है कितने परसेंट आया 15%। और बी टाइप के लिए निकालते हैं ARR, एवरेज एनुअल इनकम बी टाइप का कितना आया है 50,000 इंटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आया है 5 लाख। कितना हो गया ये 10%। अगर मुझे रैंक देनी है तो कौन सी वाली ARR ज़्यादा है, प्रोजेक्ट ए की के बी की? 15%। ए की ज़्यादा है, इसको रैंक 1 दे देते हैं। बी की कम है, इसको रैंक 2 दे देते हैं। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस। क्लियर? ऐसे डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है ना, इस तरीके से इसका चलेगा कैलकुलेशन। इस बेसिस पे आप न्यूमेरिकल करिए प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू।